गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि नीट 2022 का पेपर का कुछ एक पार्ट हमने आप लोगों को करा दिया था। उसमें करीब 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे और नीट के क्वेश्चंस को देखने का सीधा यही अर्थ है, जो बच्चे आईसीआर 2022 का एग्जाम देना चाह रहे हैं अभी, है ना, तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एनटीए का एग्जाम, जो एनटीए है वो एग्जाम करा रहा है आपका नीट का भी, और एनटीए एग्जाम करा रहा है आपका आईसीआर का। ठीक है, तो एनटीए किस तरीके से पेपर सेट करता है, कैसा पेपर होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी गेट जैसा जो है अनबैलेंस पेपर बन जाए, है ना, और दिक्कतें हो जाए। तो आप लोगों को जरूर जो है आपको पिछले नीट के पिछले 10 वर्षों के पेपर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप वास्तव में जो है आईसीआर का सपना देख रहे हैं तो नीट के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या ना, वही सारे क्वेश्चंस जो रिपीट हो जाते हैं और विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है कि कहां से आ गया, है ना। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर कर दें जल्दी से और फिर शुरू करते हैं। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पहले पार्ट को नहीं वॉच किए हैं वो जाकर के पहले वीडियो को जरूर वॉच करेंगे। और ये आज जो है हम लोग पार्ट नंबर 2 है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो हम लोग देखते रहेंगे, है ना, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि आईसीआर का पेपर किस तरीके से आने वाला है ना। तो ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसे हैं एनटीए देख करके नहीं लाइव जुड़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्वेश्चंस वही होते हैं आपको एक आइडिया मिल जाएगा ना आईसीआर के लिए। चलिए ठीक है, जो लोग लाइव जुड़े हैं वो भी देखें, जो बाद में देखेंगे वो भी अच्छे से देख लें। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 आप सभी लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। बहुत ही आसान सवाल है ऑप्टिक्स का। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, सवाल को पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, a wide convex lens has radii of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of material of lens is 1.5, the power of lens is। किसी द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की शक्ति बताइए। देखिए बच्चों, आप लोगों को बाई कॉन्वेक्स या इक्की कॉन्वेक्स का याद होना चाहिए। इक्की कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स की अगर बात करें, ठीक है, द्विउत्तल की बात करें, द्विउत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ होती है f इज इक्वल टू होता है r/2 और ये n-1। दूसरा पॉइंट ये है, अगर द्विअवतल लेंस लिखा होता, अगर विद्यार्थियों द्विअवतल लेंस लिखा होता तो द्विअवतल लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला f इज इक्वल टू -r, सेम यही रहेगा, फोकल लेंथ माइनस में आएगी 2n-1। ये आपको याद रखना है, 2 प्रश्न ये याद रखने हैं। और अगर मान लीजिए प्लेनो, तीसरा सवाल है, अगर मान लो प्लेनो कॉन्वेक्स कहता है, ठीक है, प्लेनो मतलब समतल और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स कहता है बच्चों न्यूमेरिकल में, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सवाल तो पक्का इस पर आएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए f इज इक्वल टू होता है r/ सिर्फ n-1। और अगर समतल अवतल की बात करता है, ये तो समतल उत्तल है, ये होता है समतल उत्तल होता विद्यार्थियों। और अगर चौथा, 4 क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूं, अगर यहां पर समतल अवतल होता, समतल अवतल की अगर बात किया जाता, प्लेनो कॉन्केव की बात किया जाता, f इज इक्वल टू -r/n-1 होता। ये 4 कंडीशंस है, चारों कंडीशंस आप लोग याद रखें। ठीक है, सभी को भैया गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना। और इस पेपर को डिस्कस करने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि एनटीए 2022 में आईसीआर का पेपर किस तरीके से बनाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। लगभग मिलते जुलते उसी पैटर्न पर जो है आपका आईसीआर का भी पेपर आने वाला है। अब जैसे यहाँ पर 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, यहाँ पर जो पेपर सेट हुआ है नीट में, वो यहाँ पर इक्की कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स का लिया है। हो सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स का आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है प्लेनो कॉन्केव का आ जाए। तो चारों कंडीशन हमने नोट करा दिया है।
ये चारों क्वेश्चन आप लोग नोट कर ले। यहां से पावर बताना आप लोगों को, ठीक है। पावर बताने के लिए पहले तो फोकल लेंथ आप बताइए, एफ इक्वल टू आर, फॉर्मूला लगाएंगे आर अपॉन 2 और ये हो जाएगा n-1। फोकल लेंथ जो आएगा आर की जगह यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, 2 और n-1, इसका मतलब 1.5। यहां पर देखिए अपवर्तनांक n की वैल्यू 1.5 दिया गया है, यहां पर 1.5 माइनस 1 कर दो सीधे सीधे, ये क्या आ जाएगा 20/2 इंटू 1.5 माइनस 1, ओवरऑल आएगा 0.5, 0.5 इंटू 2 1 आता है, ओवरऑल बच्चों कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ जो पता चल गई 20 सेंटीमीटर पता चल गई है। अब हम लोग पावर की बात करें, ध्यान रखना, इतना नोट कर लो सभी लोग। अगर पावर की बात करें, देखिए अगर फोकल लेंथ जो है बच्चों सेंटीमीटर में दिया गया होता है तो पावर बराबर होता 100/P बराबर होता 100/F। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया हो तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए 100/F हो जाता है, और ये हो जाएगा 100/20। ओवरऑल बच्चों कितना हो जाएगा 20×5 100, प्लस का 5 डायोप्टर आएगा। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स की बात की गई है, कॉन्वेक्स की जो क्षमता होती है वो प्लस होती है और फोकल लेंथ भी क्या होती है प्लस में होती है, तो +5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर पहला ऑप्शन सही होगा। ये काफी आसान सवाल रहा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफलाइन बैच में करा चुके हैं। और गुड मॉर्निंग विनय सिंह, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलिए काफी लोग फिर भी आ गए हैं, जो बाद में देखेंगे जरूर अच्छे से देख लें। अगर किसी को कोई डाउट रहे किसी सवाल में जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, बता दिया जाएगा आगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, डायमेंशनल फॉर्मूला दिया गया, देखिए कितना आसान है। एक डायमेंशनल फॉर्मूला दिया गया है, M-L-T-2 A-2 किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता मतलब चुंबकीयशीलता या चुंबकशीलता, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैद्युतशीलता, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, स्वाप्रेरकत्व। देखिए इसको जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, पहली बात इसका न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। और ये जो वैद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान देना। या इसी को फैराड पर मीटर भी कहते हैं, फैराड पर मीटर। और ये सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो हेनरी होता है, हेनरी होता है, ध्यान रखना हेनरी होता है। या इसी को वेबर, वेबर पर एम्पियर भी कह सकते हैं, वेबर पर एम्पियर भी कह सकते हैं। या इसी को ओम सेकंड भी कहते हैं, ओम सेकंड भी कहते हैं। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसको वोल्ट सेकंड बच्चों कहते हैं, वोल्ट सेकंड कहते हैं। या इसी को वेबर भी कह देते हैं, इसी को बच्चों वेबर भी कह देते हैं। तो यहां पर चारों के मात्रक हमने लिख दिए हैं और सीधे सीधे आप समझ पा रहे होंगे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन का मतलब होता फोर्स, यहां पर लिखा हुआ बल की विमा, M-L-T-2 फोर्स, ऊपर लिखा न्यूटन, न्यूटन की डायमेंशन होती है M-L-T-2, नीचे एम्पियर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ध्यान दें कभी कभी क्या होता है इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस तो क्लियर रख लीजिए, आपके एग्जाम में आना ही आना है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बातचीत ना करो भाई, बातचीत ना करो, सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से चैनल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग, यदि कोई साबुन का बुलबुला फैलता, 100 बबल अगर फैलता है इसका मतलब साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती मतलब त्रिज्या बढ़ती है, रेडियस बढ़ती है, तो बुलबुले के अंदर का दाब बताना समान रहता है, वातावरण के दाब के मान के बराबर होता है, घटता है, बढ़ता है। देखो बच्चों आपको सरफेस टेंशन में ये चीज पढ़ाया जाता है कि जैसे साबुन का बुलबुला अगर बाहर प्रेशर P है अंदर प्रेशर P + डेल्टा P होता है, और इस बुलबुले की रेडियस मान लो R है, एक्सेस प्रेशर डेल्टा P का जो फॉर्मूला होता है 100 बबल के अंदर 40/R होता है। पहले तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड 100 बबल,
साबुन के बुलबुले के अंदर, ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बराबर 4T/R। साबुन के बुलबुले के अंदर अधिक दाब का सूत्र याद रखें आप लोग, डेल्टा पी। साबुन के बुलबुले के अंदर अधिक दाब डेल्टा पी बराबर क्या होता है, 4T/R होता है। अब देखिए, जब साबुन का बुलबुला फैलेगा तो रेडियस बच्चों बढ़ेगी, और जब रेडियस बढ़ेगी तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो सी ऑप्शन को लॉक कर देना चाहिए, सी ऑप्शन को लॉक कर देना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहां पर सोलिनॉइड की बात की गई है, सोलिनॉइड परिनालिका। जैसे बच्चों मान लिया कि ये सोलिनॉइड है, परिनालिका है, तो परिनालिका के लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे करंट कैरिंग सोलिनॉइड की अगर बात करें तो सोलिनॉइड अगर करंट कैरिंग है तो बार मैग्नेट जैसा व्यवहार करती है। दो सूत्र याद रखना, एक तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई होता है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए। और सिरों पर अगर बात करें, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सिरों पर म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। और अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर म्यू नॉट एन आई होता है। और स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई। मान लो सोलिनॉइड की लंबाई कैपिटल एल है और उस पूरी लंबाई कैपिटल एल में फेरों की संख्या कैपिटल एल है ना, तो स्मॉल एन बराबर क्या होगा, कैपिटल एन अपान एल हो जाएगा। स्मॉल एन बराबर होगा कैपिटल एन अपान एल, फेरों की संख्या को लंबाई से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्ट होगा बेटा, ICR की तैयारी जो है जल्द ही जो हम स्टार्ट करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर देखिए 1 मिलीमीटर रेडियस दिया गया है, परिनालिका में प्रति मिलीमीटर, इसका मतलब लंबाई 1 मिलीमीटर दिया गया, 1 मिलीमीटर। परिनालिका की लंबाई 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। और परिनालिका में जो धारा बह रही है आई का मान यहाँ पर 1 एम्पियर दिया गया है। परिनालिका के यहां पर पूछा गया केंद्र पर, ठीक है, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, यही तो फॉर्मूला लगाएंगे, एन आई। और ये भी कह रहा 100 घेरे हैं, 100 घेरे मतलब 100 फेरे हैं, मतलब कुल फेरों की संख्या n दिया गया 100, n बराबर 100 दिया गया। तो सबसे पहला काम स्मॉल n निकालेंगे। स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N अपान एल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप म्यू नॉट का मान रख दो। म्यू नॉट होता 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, ध्यान रखना, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। तो अगर म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, n कैपिटल N अपान एल हो जाएगा। कैपिटल N कितना है 100 और लंबाई कितनी है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 और आई धारा कितनी है 1 एम्पियर है ओवरऑल। यहां पर ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ तो रहेगा ही रहेगा, और ये 10⁻⁵ में कन्वर्ट हो जाएगा, -7 सॉरी -7, और ये ऊपर जाकर के 5 हो जाएगा। ये कटेगा यहां से 10⁻⁻2 बचेगा, यहाँ पर 4 पाई इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 3.14, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये ऑफलाइन बैच में जो सीट दी जाती है उस सीट में भी ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12 है ना। यहाँ पर 12.56 इंटू 10⁻⁻2 है ना टेस्ला। और जो हमने सीट दे रखा है ऑफलाइन बैच में उसमें ऐसे लिखा हुआ 1.2, मतलब कहने का मतलब यहां पर क्या किया गया है 1 पॉइंट, ये पॉइंट इधर किसका दिया गया, बाकी वही हमने दिया है, ठीक है, सेम टू सेम वही सवाल है। फिलहाल जो है जैसा यहाँ पर ऑप्शन में वही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी 12.56 इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन जो है हमने दिया है। हाँ बेटा बिल्कुल,
चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी लोग जो है इसको देख सकते हैं, फॉर्मूला लगा है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन अपान एल, फेरों की संख्या कैपिटल एन दिया गया, लंबाई 1 मिलीमीटर है, 10 की घात -3 मीटर, उसको रख दीजिए, है ना। धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो काफी अच्छा सवाल है। यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर टाइम दिया गया बच्चों, टाइम, और यहाँ पर विस्थापन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया, और दो ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर एक 30 डिग्री का है इंक्लाइंड है, और एक यहाँ पर 45 डिग्री की इंक्लाइंड है, इस तरीके से दिया गया। यहाँ पर लिखा दो गतिमान कणों का विस्थापन समय अभिरेख। अभिरेख का मतलब वही जो डायग्राम है, जो ग्राफ है ना। अभिलेख चित्र में प्रदर्शित एक्स अक्ष से 30 अंश व 45 अंश का कोण बनाता है, उनके वेगों का अनुपात बताइए। देखिए जो 30 अंश वाले का है इसका वेग मान लो v1 है, जो 45 अंश वाला उसका वेग मान लो v2 है। v1 अपान v2 आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है तो उसका स्लोप, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता जो होती है वो वेलोसिटी को बताती है, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो विस्थापन समय ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा वेलोसिटी के बराबर होगा, tan थीटा बराबर वेग हो जाएगा, tan थीटा बराबर वेलोसिटी हो जाएगा। बातचीत ना करें, ध्यान से सुने, ठीक है। यहां पर लिखा विस्थापन, यहां पर लिखा समय। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग के बराबर होती है, स्लोप को बोलते हैं tan थीटा, v बराबर tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर v1 अपान v2 बराबर tan थीटा 1 अपान tan थीटा 2, और थीटा 1 यहाँ पर 30 अंश है, थीटा 2 कितना है 45 डिग्री। तो v1 अपान v2 हो जाएगा tan 30 डिवाइडेड बाई tan 45, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है। एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1/√3, 1 अनुपात √3, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ध्यान दें आप सभी लोग। हेमराज वर्मा, खुश रहो बेटा, है ना, क्लियर है सभी को। काफी अच्छा सवाल है, ये भी जो है बिल्कुल रिपीट हुआ है। टेस्ट पेपर उठा के देखना, जो ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं बच्चे उनको पता होगा या मैंने टेस्ट में भी ये सवाल दिया, ठीक है। बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीजें पढ़ाई जा रही है, ठीक है, जो एग्जाम में आती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर ये सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सवाल, यहां पर ध्यान दें। बातचीत ना करें, कोई बच्चे ध्यान से सुने, है ना। यहां पर देखिए जो पहला पॉइंट दिया गया ए में 3 डायग्राम दिए गए हैं जिसमें 2 पीएन जंक्शन यहां पर अटैच है। एक बार देखिए दिख रहा कि नहीं आप लोगों को? हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है। एक बार हम उसी पर यहां पर देखिएगा, पहला चित्र दिया गया, दूसरा चित्र दिया गया, तीसरा चित्र दिया गया, ठीक है। पीएन संधि डायोड की वाइसिंग जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वाइसिंग, वाइसिंग का मतलब होता अभिनति। अभिनति की अगर बात करें तो हमने बताया था जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से जोड़ते हैं और निगेटिव को एन से जोड़ते हैं उसे कहते हैं अग्र अभिनति, ठीक है, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अगर पी को माइनस से जोड़ते हैं और एन को प्लस से जोड़ते हैं, ठीक है, तो रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कम प्रतिरोध दर्शाता है, रिवर्स बायस में ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है। पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस शो करता है, और अगर रिवर्स बायस की बात करते हैं तो वहां पर हाई रेजिस्टेंस शो करता है। तो चेक करिए जरा, यहां पर देखिए, यहां पर पी टर्मिनल देख रहे हो प्लस से जुड़ा हुआ है और यहां पर एन माइनस से जुड़ा है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में है, ये भी फॉरवर्ड बायस में। तो जितना रेजिस्टेंस ये शो करेगा उतना ही रेजिस्टेंस ये शो करेगा, ध्यान देना। ये पहला पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड में है, दूसरा वाला भी पीएन संधि फॉरवर्ड में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी प्लस में है तो इसका मतलब फॉरवर्ड बन गया, यहाँ पर एन माइनस में इसका मतलब फॉरवर्ड बन गया है। तो दोनों ही पीएन संधि डायोड जो चित्र नंबर ए दिया गया है, जो पहला डायग्राम दिया गया है उसमें दोनों ही डायोड अग्र अभिनति में है, तो दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, दोनों के प्रतिरोध सेम है, और अगर प्रतिरोध सेम है तो उन पर वोल्टता भी सेम आएगी। इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सेम होगा। वही पूछा गया, दिए गए परिपथ ए बी सी में दोनों पीएन संधियों के सिरों पर विभवांतर बराबर होगा,
इसका मतलब ए वाले में भाई इस पर विभवांतर और इस पर विभवांतर बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दोनों के दोनों फॉरवर्ड में है। अगर इसको चेक करें, यहां पर P देखो प्लस में, इसका मतलब फॉरवर्ड हो गया, और यहां पर देखो P माइनस में, इसका मतलब ये रिवर्स हो गया। ये कम प्रतिरोध दर्शाएगा, ये ज्यादा प्रतिरोध दर्शाएगा, यहाँ की वोल्टता कम होगी, यहाँ की वोल्टता ज्यादा होगी। तो ये वाला तो है नहीं, ये वाला दोनों का वोल्टेज सेम होगा, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम रहेगा। चलिए तीसरे को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर N माइनस से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पर P देखो प्लस से जुड़ा है, फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध इसका होगा वही प्रतिरोध इसका होगा, क्योंकि दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस में, दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस में है। यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब यहाँ की वोल्टता समान है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो पहला चित्र ए दिया गया है ना, वहां पर भी दोनों पीएन संधि पर वोल्टता समान है। जो चित्र नंबर सी दिया गया है, इसमें दोनों पीएन संधि डायोड पर वोल्टता समान है, क्योंकि दोनों ही फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन जो दूसरा है, वहां पर एक पर रेजिस्टेंस कम है, एक पे रेजिस्टेंस ज्यादा, एक पर वोल्टता कम, एक पर वोल्टता ज्यादा है। इसका मतलब जो है बी वाला दोनों डायोड पर वोल्टेज सेम नहीं होगा, लेकिन ए और सी में सेम होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? परिपथ ए एवं सी दोनों, परिपथ ए और सी दोनों होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है। बार बार बोलते रहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में आएगा, और ICR 2022 में भी छापा मिलेगा। ध्यान रखना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें लिखा है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 600 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला जब लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होता है, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त होता है, तो पर्दे के किसी विशेष भाग पर विद्यार्थी 8 फ्रिंजे प्राप्त करता। देखो यहां पर डबल स्लिट की बात करें, ये S1 है, ये S2 है। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d होती है, और स्लिटों से स्क्रीन, ये पर्दा है, स्लिटों से स्क्रीन तक की दूरी जो होती है वो कैपिटल D होती है। ध्यान देना। अब मान लो यहां से लेकर के यहां तक पर्दे पर इतनी दूरी में जब यहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट 600 नैनोमीटर का लाइट यूज किया जाता है, जब 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ का यूज किया जाता है, यहाँ पर फ्रिंजों की संख्या जो ऑब्जर्व करता है वो कितने फ्रिंज ऑब्जर्व करता? 8। और अगर यहाँ पर स्लिटों पर 400 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ की लाइट यूज किया जाए, तो उतने ही दूरी में कितनी फ्रिंजे ऑब्जर्व करेगा। पहले ये चीज समझ लो, एक फ्रिंज की चौड़ाई अगर पहले शुरुआत में W1 हो, अगर एक फ्रिंज की चौड़ाई W1, दूसरे की भी W1, तीसरे की भी W1, सबकी समान होती है, तो कितनी फ्रिंजे ऑब्जर्व किया? मान लो N1, ठीक है। एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है? W1 है, दूसरे की भी कितनी है? W1 है, तीसरे की कितनी है? W1 है, चौथे की कितनी है? W1 है। तो टोटल यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हुई? एक फ्रिंज की चौड़ाई W1 है, तो टोटल कितने फ्रिंजे काउंट कर रहा है? N1। तो टोटल दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक? तो आप कहोगे N1 इंटू W1, ठीक है। जब आपने जो है 600 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट आपने यूज किया, मतलब λ1 वेवलेंथ की लाइट जब आपने यूज किया, तो जो फ्रिंज बन रही थी, एक फ्रिंज की चौड़ाई W1 थी, और इतनी दूरी में यहां से लेकर के यहां तक जो फ्रिंजों की संख्या मिली है वो N1। तो एक फ्रिंज की चौड़ाई अगर W1 है, तो टोटल कितनी फ्रिंजे ऑब्जर्व किया है? N1। तो कुल यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? N1 W1। इसी प्रकार से जब यहां पर λ2 यानी 400 नैनोमीटर का लाइट यूज किया जाए, तो अब यहां पर एक फ्रिंज जो बन रही, मान लो W2 चौड़ाई की बन रही है, और N2 फ्रिंजों को ऑब्जर्व कर रहा है। एक W2 चौड़ाई की फ्रिंज है, और कितनी फ्रिंजे ऑब्जर्व कर रहा है? N2। तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी अब कितनी होगी? N2 W2, क्योंकि एक फ्रिंज की चौड़ाई अगर W2 है, कुल फ्रिंजों की संख्या कितनी है? N2। टोटल यहां से यहां तक की दूरी अब कितनी होगी? कहोगे N2 W2, N2 W2 हो जाएगा। देखिए जो N1 W1 होगा वही N2 W2 होगा, क्योंकि दूरी पहले, जितनी दूरी में पहले N1 फ्रिंज बन रही थी, उतनी ही दूरी में अब जो है कितनी फ्रिंज बनने लगी है? N2। दूरी उतनी ही है,
इतनी ही दूरी पर, पर्दे की इतनी ही दूरी पर, इतनी ही लंबाई में, मान लो पहले फ्रिंजों की संख्या N1 बनी थी, अब N2 बनी। एक फ्रिंज की चौड़ाई पहले W1 थी, अब W2 हो गई, तो N1 W1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 W2। N1 W1 बराबर हो जाएगा N2 W2, ये ध्यान रखना। N1 W1 बराबर हो जाएगा N2 W2। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। N1 और W1, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है D, और यहां पर λ1 अपॉन स्मॉल d। ना तो कैपिटल D चेंज हो रहा, ना तो स्मॉल d चेंज हो रहा, केवल λ1 λ2 बदल रहा। λ1 से चेंज होकर के λ2 हो गया, यहां पर N2 हो जाएगा, और W2 क्या हो जाएगा, D λ2 अपॉन स्मॉल d होगा, D लैम्डा अपॉन, देखिए ये चीज और ये चीज, ये तो बदलने का कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, N1 λ1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 λ2 हो जाएगा। N1 λ1 बराबर N2 λ2। क्लियर है। N1 पहले कितनी फ्रिंज ऑब्जर्व किया, 8 किया। λ1 पहले वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना था, 600, यहां पर 600 नैनोमीटर लिखो भाई, बराबर बाद में फ्रिंजों की संख्या बतानी है। λ2 बाद में कितने नैनोमीटर का यूज किया, 400 नैनोमीटर। ध्यान दें सभी लोग, 400 नैनोमीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 6 12। बाद में फ्रिंजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 फ्रिंजे ऑब्जर्व करेगा, 12 फ्रिंजे ऑब्जर्व करेगा। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ध्यान देना, 12 फ्रिंजे ऑब्जर्व करेगा। देखो इसमें लिखा है ना, पर्दे के किसी विशेष भाग पर, मतलब पर्दे की एक पर्टिकुलर लंबाई पर, पर्दे की एक पर्टिकुलर दूरी में जो है, पहले फ्रिंजों की संख्या N1 देखा, फिर बाद में N2 देखा। पहले जब N1 देखा तो फ्रिंज की चौड़ाई W1 थी, और जब N2 देखा है ना, फ्रिंजों की संख्या जब N2 देखा तो फ्रिंज की चौड़ाई W2 थी, तो N1 W1 बराबर N2 W2। टोटल लेंथ, उतनी ही लेंथ में W1 चौड़ाई की N1 फ्रिंजे थी, और उतनी ही लंबाई में W2 चौड़ाई की N2 फ्रिंजे थी, इसलिए हम कहेंगे टोटल लेंथ दोनों कंडीशन में सेम होगा। एक फ्रिंज की जो दूरी है, स्पेस कवर कर रहा है, वो W1, ऐसे N1 फ्रिंज है तो N1 W1 टोटल स्पेस हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा, उतनी दूरी में जो है N1 फ्रिंजे थी, और उतनी ही दूरी में अब N2 फ्रिंज हो गई, और एक फ्रिंज की चौड़ाई W2 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, N2 W2। N1 W1 बराबर N2 W2। प्रियांशी कुमारी यादव, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। शिवानी कुमारी गुड मॉर्निंग, अरविंद सिंह गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए रोज, है ना, ये नहीं कि जो है इंतजार करो। अब एक बार सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। यहां पर लिखा है, उच्च श्यानता वाले द्रव के किसी लंबे स्तंभ में एक गोलाकार गेंद गिराई जाती है। समय t के फलन के रूप में गेंद की चाल v को दिखाए गए अभिरेख में से कौन सा वक्र निरूपित करेगा। देखो, अगर कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु किसी श्यान द्रव में गिराई जाती है, तो शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना, शुरुआत में क्या होता है, उसका वेग बढ़ता है, और जैसे जैसे ये गहराई में जाती है वैसे वैसे क्या होता है, शुरुआत में तो बहुत तेजी से चलती है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएगी तो विस्कस फोर्स का भी मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये परिणामी भार इस बॉडी का जो होता है, परिणामी भार उस विस्कस फोर्स के बराबर हो जाता है, श्यान बल के बराबर हो जाता है, उस समय वस्तु जो है श्यान द्रव के अंदर या श्यान माध्यम में नियत वेग से गति करती है ना। ऐसे नियत वेग को सीमांत वेग के नाम से जानते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, टर्मिनल वेलोसिटी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर ऐसा होता है, जब कोई वस्तु किसी श्यान माध्यम में, ध्यान रखना, जब कोई वस्तु किसी श्यान माध्यम में गिराई जाती है तो शुरुआत में उसका वेग बढ़ता है, इसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस तरीके से पहले शुरुआत में बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, शुरुआत में बढ़ेगी, और इसके बाद क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और ये सीमांत वेग होता है। इसका फॉर्मूला है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g अपॉन ईटा। एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है,
और जब वस्तु सीमांत वेग से गिरती है ना, तो वस्तु पर जो लगने वाला श्यान बल होता है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, 6 पाई r ईटा v होता है। इसे स्टोक्स लॉ कहा जाता है, इसे स्टोक का नियम कहते हैं। और जब वस्तु सीमांत वेग प्राप्त करती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। ये भी बात आपसे पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो बी वाला ग्राफ दिया गया, ये वाला, इस ग्राफ को देखिएगा सभी लोग, इस ग्राफ को देखना, ये वाला, ये जो ग्राफ ऐसे दिख रहा है, ये देखिए आगे चल करके कांस्टेंट हो गया, यही बी वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बी होगा, है ना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान सवाल था ये, समझ गए ना। जैसे देखो, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में छोड़ा जाता है तो उस वस्तु पर दो बल काम करते हैं, एक तो बॉडी का वेट नीचे की ओर और एक द्रव के द्वारा एक थ्रस्ट फोर्स काम करता है ऊपर की ओर, है ना। तो ओवरऑल नेट वेट जो होता है, वो नेट बल जो होता है नीचे की ओर ही काम करता है। इस वजह से बॉडी शुरुआत में बड़ी तेजी से वेलोसिटी उसकी बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर की ओर जाती है ना, वैसे वैसे डिस्कस फोर्स जो लिक्विड का होता है, श्यान बल का मान बढ़ता जाता है। एक ऐसी कंडीशन होती है जो आभासीय भार जो नीचे की ओर काम कर रहा है, जिस भार से वस्तु नीचे की ओर जा रही द्रव के अंदर, है ना, वो अपरेंट वेट जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो विस्कस फोर्स यानी श्यान बल के बराबर हो जाता है। उस समय नेट बल उस पर होता है 0। नेट बल 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन 0, त्वरण 0, और त्वरण 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ना। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एक विद्युत लिफ्ट अपने अधिकतम भार, ये लिफ्ट है, अधिकतम भार 2000 किलोग्राम, लिफ्ट और यात्री, ये लिफ्ट है, इसी पे यात्री भी खड़ा है मान लो, है ना। लिफ्ट और यात्री दोनों मिला करके 2000 किलोग्राम दिया गया है। तो 2000 किलोग्राम, इसका मतलब 2000 इंटू जी न्यूटन में आ जाएगा। 2000 इंटू जी न्यूटन मतलब हो जाएगा ये 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन भार हो जाएगा ओवरऑल। लिफ्ट और यात्री का द्रव्यमान टोटल कितना है, 2000 किलोग्राम। इसका मतलब mg, अगर m द्रव्यमान हो टोटल तो वेट उसका नीचे काम करेगा, mg कर दिया 2000 न्यूटन, ठीक है। और ये कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, स्थिर चाल से, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। तो देखो स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और क्या कह रहा है इसमें, ऊपर की तरफ जा रही है, गति का विरोध करने वाला घर्षण बल। अगर ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो घर्षण बल किधर काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, एयर का फ्रिक्शन नीचे काम करेगा। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो जो एयर का फ्रिक्शन है वो नीचे की ओर काम करेगा। वो सवाल में दिया गया कितना, 3000 न्यूटन। तो 3000 न्यूटन यहाँ पर एयर का फ्रिक्शन नीचे की ओर काम कर रहा, 3000 न्यूटन एयर फ्रिक्शन है। तो टोटल कितना नीचे काम कर रहा है, 20,000 और 3000 कितना हुआ, 23,000। ओवरऑल नीचे जो काम कर रहा बल वो 23,000 काम कर रहा। और जब एक्सेलरेशन 0 होता है, ध्यान रखना, तो ये जो तनाव होता है, टेंशन जो डोरी से बधी है, जिस लिफ्ट जिस डोरी से अटैच है, उस डोरी में जो तनाव होता है ना, वो तनाव जो होगा वो रियल वेट के बराबर होता है। ये तनाव जो होता है वो रियल वेट के बराबर होता है। अगर लिफ्ट नॉन एक्सेलरेटिंग है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन अगर 0 है, ये जो तनाव होगा ना वो mg के बराबर हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला जो भी है ये नीचे के बराबर हो जाएगा। नीचे बल कितना है, 20,000 और 3000, 23,000 आ जाएगा। तो तनाव आ जाएगा 23,000। और इसे वास्तव में बल कहते हैं, जो ऊपर की ओर खींचने वाला बल है, यही तनाव बल होता है। ये ऊपर की ओर ले जा रहा है, ये तनाव जो होगा 23,000 हो जाएगा। और यहाँ पर ये बल का काम करेगा और ये वेलोसिटी का काम करेगा। अब बताना है यहाँ पर मिनिमम पावर की बात की गई है यहाँ पर। तो मिनिमम पावर निकालने के लिए पावर बराबर होता फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर बराबर होता फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। फोर्स की जगह तनाव बल होगा जो ऊपर की ओर ले जा रहा है लिफ्ट को, तनाव बल हो जाएगा। और तनाव बल जो होगा नीचे 23,000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 23,000 इंटू वेलोसिटी कितनी है, 1.5 हो जाएगा। और ये देखो ध्यान से, यहाँ पर 0 से 0 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,000
इंटू 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो तो ऐसे लिख लो यहाँ पर, 15 या 45 से 5 हो जाएगा 4, 15 दूना 30, 30 4 34 हो जाएगा, 34,500। 34,500 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ये इतना वाट आएगा। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। देखो काफी अच्छा सवाल था। मोशन ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट यहां पर था कि तनाव जो होगा वही होगा जो नीचे बल लग रहा है। नीचे बल एक तो जो है कौन सा लग रहा है, भार नीचे काम कर रहा है और एयर का फ्रिक्शन काम कर रहा है ना, तो वही टी के बराबर हो जाएगा। उसे बल कहते हैं, बल इनटू वेग कर दो, क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बढ़िया सवाल रहा, स्टैंडर्ड सवाल है ये। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा, लिखा किसी कण के डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी। डी ब्रोगली वेव होती क्या, डी ब्रोगली वेव का नाम मैटर वेव है। डी ब्रोगली वेव को द्रव्य तरंग भी कहते हैं। ठीक है, एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ वेव, है ना। कोई भी द्रव्यात्मक कण जब गत्यावस्था में होता है, कोई द्रव्यात्मक कण जब गत्यावस्था में होता है उसके साथ एक तरंग एसोसिएट होती है जिसको बोलते हैं मैटर वेव, और इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेव कहते हैं। इसी को डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। और डी ब्रोगली तरंग का तरंगदैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन पी। जब कोई द्रव्यात्मक कण गत्यावस्था में होता है, व्हेन अ मटेरियल पार्टिकल इज इन मोशन, अगर कोई मटेरियल पार्टिकल मोशन में होता है तो क्या होता है, वेव एसोसिएट होती है उस मटेरियल मूविंग पार्टिकल के साथ, और उसी तरंग को क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। लैम्डा व्युत क्रमानुपाती पी हो जाएगा। यहां से देख पा रहे हो लैम्डा जब पी के व्युत क्रमानुपाती है, तो अगर लैम्डा और पी के बीच ग्राफ बनाना चाहे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा ऐसे। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है ना, तो लैम्डा और पी के बीच जो ग्राफ बनेगा वो समकोणीय अति परवलय होगा, रेक्टेंगुलर। विनय सिंह, नहीं बेटा जी का तो काम पड़ गया ना यहाँ पर। एम जी जो 2000 था, भार एम जी होता है, 2000 द्रव्यमान दिया गया, जी का मान 10 रख दिया। ठीक है, तान्या सिंह बेटा ये भी तो पढ़िए, ये तो आईसीआर के लिए है आपके, है ना, शुरू तो हो ही गया। ऊपर थंबनेल पर अगर लिख देते आईसीआर तो आपको लगता, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूं कि जो है नीट का पेपर किस लेवल का था, और उससे हल्के ही लेवल में आपका एग्जाम आएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, उससे हल्का ही होगा, उससे 11 नहीं होगा बल्कि 9 ही रहेगा। इसलिए नीट का पेपर पहले देख लो बढ़िया से। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। 1000 घेरों, मतलब फेरों की संख्या बच्चों दिया गया है, n बराबर दिया गया 1000। पहली बात, 10 मीटर की औसत त्रिज्या, 10 मीटर की औसत त्रिज्या, मतलब रेडियस दिया गया कितना, 10 मीटर। 10 मीटर की औसत त्रिज्या वाली एक बड़ी वृत्ताकार कुंडली अपने क्षैतिज, एक वृत्ताकार कुंडली अपने क्षैतिज व्यास, ये क्षैतिज व्यास है, के परितः, क्षैतिज व्यास के परितः ओमेगा दिया गया है 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रही है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों, ये वर्टिकल कंपोनेंट इसको कहते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया है 2 × 10⁻⁻, ठीक है, 5 टेस्ला है। वह यहां पर लिख लो, वह कुंडली का प्रतिरोध, यहां पर एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध 12.56 ओम है। ठीक है, एक पॉइंट ये छूट गया है टाइपिंग में, वह कुंडली का प्रतिरोध 12.56। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में रेजिस्टेंस गिवन है, और बताना है प्रेरित धारा का अधिकतम मान बताइए, प्रेरित धारा का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर देखो n दिया गया है, r दिया गया है, ओमेगा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, अधिकतम धारा बताना है, प्रतिरोध भी दिया गया है। तो क्या करोगे, देखो अधिकतम धारा I0 बराबर होता है E0 अपान R, E0 अपान R होता है, सीधी बात। ठीक है, I0 बराबर होता है ओम के नियम से I बराबर V अपान R, तो I0 बराबर E0 अपान R होता है। तो यहां से I0 बराबर हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट का जो शिखर मान है, E0 का फार्मूला होगा NBA ओमेगा होता है,
एन बी ओमेगा, फॉर्मूला याद रखना। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो होता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टता का जो शिखर मान होता है, एन बी ए ओमेगा होता है, अपान क्या हो जाएगा आर, एन बी ए ओमेगा अपान आर। यहां पर बच्चों एन कितना है, यहां पर फेरे कितने हैं 1000, यहां पर लिखेंगे 1000 सीधे सीधे। बी कितना दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ हो जाएगा। और यहां पर ए एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई रख दो, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ओमेगा कितना दिया गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 दिया गया ओमेगा, ठीक है। और अपान प्रतिरोध कितना दिया गया, प्रतिरोध 12.56, इंग्लिश मीडियम में देख लेना 22.56 आ गया है यहाँ पर रेजिस्टेंस। और इसी को आपको सॉल्व करना, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले एक चीज समझ लो, ये जो 2 लिखा है, ये जो पाई लिखा है, ये जो 2 लिखा है, 2 दूना 4, 4 इंटू पाई कितना होगा, इधर करके देख लेते हैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ये कितना हो जाएगा 12.56। जब इसको सॉल्व करोगे फिर से देखो, ये 2 और ये 2 और ये पाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू पाई, यही तो आएगा 12.56। तो ये चीज और ये 2 और ये पाई और ये 2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 10 की घात 3 बचा है, ये 10 की घात 2 बचा है, कितना हुआ 10 की घात 5, 10 की घात 5 प्लस का 10 की घात -5 माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए, यहां पर 1 एम्पियर आंसर आएगा, 1 एम्पियर आएगा भाई। यहां पर क्या करना था आपको, मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट बताना था। तो आई नॉट बराबर ई नॉट अपान आर, ई नॉट आप याद रखिएगा एन बी ए ओमेगा होता है, एन का मान बी का मान एरिया पाई आर स्क्वायर कर दिया है, ओमेगा का मान रख दिया है। अब ये जो 2 है और ये पाई है, ये 2 है, ये मिलकर के 12.56 हो गया, तो कट गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 10 की घात 2 और 10 की घात 3, 10 की घात 5 और 10 की घात -5 कैंसिल होकर के 1 एम्पियर आ गई, धारा यहां पर आएगी 1 एम्पियर, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पर एक -q चार्ज दिया गया है और एक बच्चों +q चार्ज दिया गया है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी l दी गई है, ठीक है। और दूरी r, और r का मान l से बहुत ज्यादा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो देखिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो सेंटर से स्मॉल r या कैपिटल R दूरी की बात करें, यहां पर अगर बात करें तो ये एक्सियल पोजीशन हो जाएगा। सेंटर से स्मॉल r या कैपिटल R दूरी पर यहां पर कोई पोजीशन की बात करें, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हो जाएगा, समझ गए ना। मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव आपको सामने दे दिया गया, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ठीक है। -q +q चार्ज अल्प दूरी पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। अब सेंटर से अक्षीय स्थिति में अगर कैपिटल R दूरी पर दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 और 2p/r³ होता है। ये तब होता है जब r का मान इस लंबाई से बहुत ज्यादा हो, जब ये दूरी जो है डाइपोल की लेंथ से बहुत ज्यादा हो। अगर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की बात करेंगे, यहाँ पर 2 नहीं रहता, p/r³ होता है। ओवरऑल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा। सिंपल सी बात थी ये, इसमें कोई टिपिकल सवाल नहीं है ना, बहुत आसान सवाल है। तो इस तरीके से बच्चों 1/r³, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आज हमने ये पार्ट 2 में केवल 12 सवाल लिए हैं, ऐसे ही कल भी जो है जो 13 सवाल बचे हुए हैं इसमें, कल 13 सवाल और करा देंगे, ठीक है। 25 सवाल पहले पार्ट में हमने कराया है, 12 सवाल आज का सेक्शन हो गया, और जो है इसके बचे हुए जो 13 क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को कल डिस्क्राइब करेंगे। और इन प्रश्नों को देख करके आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए, जब नीट का पेपर इस लेवल का है तो इससे थोड़ा सा डाउन लेवल में आपका एनटीए जो है आईसीआर का पेपर बनाएगा इस बार। सभी को शेयर जरूर करिएगा, जो विद्यार्थी लाइव नहीं जुड़ पाए हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे आईसीआर के लिए अभी भी जो इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को एक बार रिवीजन कर लें, बेहतर बना लें, और जो नीट के पिछले 10 वर्ष के पेपर हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लें। और उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स में कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। जैसे ही ये पेपर फिनिश करते हैं फिर आप लोगों के लिए हम आईसीआर के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध कराएंगे यहाँ पर,
या हम कुछ पिछले वर्षों के पेपर भी सॉल्व करा करके कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों को कल इसी टाइम। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद। हाँ, दूसरी बात यह है, जिन विद्यार्थियों को नया बैच ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बैच आप सभी को पता है कि स्टार्ट हो चुका है, बट रक्षाबंधन की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कानपुर नहीं आ पाए हैं। ठीक है, लेकिन भाई संडे तक आ जाए, मंडे से प्रॉपर क्लास हो जाएगी। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से काम कराया जाएगा, किसी का अभी कुछ छूटा नहीं है। ये भी दिमाग में न रखें कि पहले से क्लास शुरू होगी तो मेरा कुछ छूट गया होगा। ठीक है, एक एक चैप्टर जो है पढ़ाया गया, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया गया है। फिर भी जो है अगर आपकी तैयारी नहीं है आईसीआर के लिए तो आप आकर के तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगले साल के लिए। इस साल अगर आपका हो जाता है तो आप चले जाइए। तो यूपी कैडेट, आईसीआर, बीएचयू सभी के लिए, जिन विद्यार्थियों को आना है वीसीसी के लिए, वो सारे विद्यार्थी जो है रक्षाबंधन मना करके और जो है संडे तक यहाँ पर कानपुर आ जाए। और भी कोई जानकारी लेनी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप सभी के पास, आप पूछ सकते हैं। और रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं सभी को। ठीक है, बहुत बहुत बधाई है रक्षाबंधन त्योहार की। अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए और इसके बाद संडे तक कानपुर आप आ जाइए और मंडे से अपनी क्लास जो है 2022 के लिए संकल्प लेकर के जुट जाइए। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन जरूर होगा। मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थी ध्यान दें, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र विकल्प है आप लोगों के लिए जहां पर बिल्कुल रियल जो है सिलेबस पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, जय हिंद।